बोला नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और राम राम। आप सभी को स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस। मैं हूं आपकी होस्ट सेरा शर्मा। गर्मी का समय अब आ ही गया और इस गर्मी में हम SPF 30 एंड ओवर सनस्क्रीन लगाना चाहिए। और साथ साथ में अगर हमारे घर में हमारे एल्डरली पेरेंट्स रहते हैं तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए। Last year, over 600 elderly people died in the heat dome के समय में। इस हफ्ते में टेम्परेचर बहुत ऊपर चला जाएगा। आप सभी को फ़ोन कॉल और फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही खुशी का न्यूज़ है कि अब फिजी एयरवेज वैंकूवर टू नैंडी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने जा रहा है नवंबर से। तो आप YVR वैंकूवर से नैंडी एयरपोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। कितनी खुशी का न्यूज़ है ये। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप फिजी एयरवेज को कॉल करें। उसका नंबर है 1-800-227-4446। चलते हैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते। सबसे पहले हमारे स्पॉन्सर्स। I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. For astrology service, life horoscope and fortune telling, marriage problem, love problem, divorce problem, money problem, personal or business, all types of puja and havan. Call Pandit Lakshminath Guruji 1604-849-4872, serving Alberta and BC. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर के फिजी न्यूज़ लेकर आ गए हैं विक प्रसाद जी। लीजिए सुनिए विक जी को। नमस्कार, फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। सरकार फिजी के कर्मचारियों को कुशल बनाने और ब्रेन ड्रेन का मुकाबला करने के लिए शिक्षा में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मिनिस्टर फॉर इकोनॉमी अयाज सैयद कयूम ने स्वीकार किया है कि अनुभवी कर्मचारी विदेशों में जा रहे हैं और यह समस्या फिजी तक सीमित नहीं है। मंत्री का कहना है कि शेफ्स के लिए ऑस्ट्रेलिया से ऑफर देखने के लिए टूरिज्म सेक्टर का बेस्ट ऑफर है और इससे टूरिज्म सेक्टर में मैन पावर कम हो रहा है। उनका कहना है कि फिजी ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकता, जबकि वे नौकरी की पेशकश करते हुए वे उच्च लाभ प्रदान करते हैं। सैयद कयूम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी लोगों को बनाए रखने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। मंत्री के अनुसार सरकार निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में मास्टर और डॉक्टरेट की डिग्री भी प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा है कि कंपनियां यूनिवर्सिटीज़ के छात्रों को प्रयोजित करना चाहती है, उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी और 100% वो लोन्स जो है राइट ऑफ होगा। इस बीच प्रधानमंत्री वोरेंगी बैनिमरामा ने कहा है कि वोकर्स को विदेश जाते हुए देखना उत्साहजनक है, लेकिन फिजी के अर्थव्यवस्था को चलाते रखना भी महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स के प्रकोप को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस एडनम ने कहा है कि आपातकालीन समिति इस बात पर आम सहमति तक पहुंचने में असमर्थ है कि क्या मंकी पॉक्स के प्रकोप को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के रूप में क्लासिफाई किया जाना चाहिए या नहीं। हालांकि उन्होंने कहा है कि इसका प्रकोप दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है और उन्होंने फैसला किया था कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। 75 देशों में अब तक 16,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि प्रकोप के परिणाम स्वरूप अब तक 5 मौतें भी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के हाल के हफ्तों में मंकी पॉक्स के कुछ संदिग्ध मामलों की परीक्षण किया गया है, लेकिन सभी परीक्षण नकारात्मक आए हैं।
कमिश्नर ऑफ पुलिस ब्रिगेडियर जनरल सिथिवेनिंग गिलिहो ने फिजी पुलिस फोर्स के भीतर एक पिछली पॉलिसी को ओवरटर्न कर दिया है जिसमें दाढ़ी बढ़ाने और पगड़ी पहनने को मना किया गया था। कल मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में गिलिहो ने कहा है कि पिछले रुख के केवल मुसलमानों को दाढ़ी बढ़ाने की अनुमति थी। वो अब कहते हैं कि हम बहुसंस्कृति और बहुधार्मिक देश में है और यह रुख केवल इस्लामोफोबिया को ही प्रोत्साहित करेगा यदि हम सावधान नहीं रहे तो। गिलिहो का कहना है कि उन्होंने 2016 में उस रुख को खारिज कर दिया था और नए निर्देशों को लागू किया था जो प्रभावी है। गिलिहो इस बात पर पुष्टि कर रहे हैं कि नए निर्देशों के अंतर्गत पगड़ी पहनने की भी अनुमति दे दिया गया है। पुलिस ने इस सप्ताह की शुरुआत में नांदिक में लापता हुए 3 वर्षीय एक बच्चे का शव बरामद किया है। पुलिस चीफ ऑफ ऑपरेशंस ACP अब्दुल खान का कहना है कि ऐसा माना जा रहा है कि बच्चे की मौत कथित रूप से डूबने के मामले में हुई है। उनका कहना है कि चूंकि बच्चे की मौत के आसपास की परिस्थितियां की जांच जारी है, पुलिस माता-पिता और गार्डियंस से हर समय अपने बच्चों की गतिविधियों के प्रति सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। बच्चे को आखिरी बार अपने रिश्तेदारों के साथ मंगलवार को गिलेलोवा नांदी स्थित उनके घर में देखा गया था। पुलिस और पड़ोसियों और आसपास के समुदायों के सदस्यों से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने आखिरी बार बच्चे को अकेले रंताबू रोड पर चलते हुए देखा था। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जाएगा। देश विदेश की खबरों में यूक्रेन और रशिया ने एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लिया है जो कीव को ब्लैक सी के माध्यम से अनाज के निर्यात को फिर से शुरू करने की अनुमति देगा। समझौते से लाखों टन अनाज निर्यात किया जाएगा जो वर्तमान में युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसे हुए थे। इस सौदे तक पहुंचने में 2 महीने लग गए और इस्तांबुल में स्थापित होने वाले कोऑर्डिनेशन और निगरानी केंद्र के साथ 120 दिनों तक चलने के तैयार थी। रूस में 24 फरवरी के आक्रमण के बाद ये यूक्रेनी अनाज की दुनिया की कमी ने लाखों लोगों को भूख से खतरे में डाल दिया था। दोनों पक्ष इस्तांबुल में हस्ताक्षर समारोह में शामिल हुए लेकिन एक ही टेबल पर नहीं बैठे थे। रशिया के एक रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने पहले मॉस्को के समझौते पर हस्ताक्षर किया। उसके बाद यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर अलेक्जेंडर किब्रोफ ने कीव के समान समझौते किया है। आप देख रहे फिजी इन फोकस। अब कुछ स्थानीय समाचार। वेस्ट वैंकूवर बस ड्राइवर्स का कहना है कि उनके पास एक एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करने की पर्याप्त समय और शनिवार 23 जुलाई को दोपहर 1 बजे स्ट्राइक पर जा रहे हैं। अमलगमेटेड ट्रांसपोर्ट यूनियन लोकल 134 के यूनियन जो वेस्ट वैंकूवर म्यूनिसिपल ट्रांजिट की प्रतिनिधित्व करती है ने कहा है कि सदस्य ओवरटाइम काम करना बंद कर देंगे और अपना नियमित यूनिफॉर्म के बजाय यूनियन टी-शर्ट पहनेंगे। यूनियन प्रेसिडेंट ने कहा है कि यदि कोई सदस्य नियोक्ता द्वारा ओवरटाइम प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लेता है तो उसे क्रॉसिंग द पिकेट लाइन माना जाएगा और उन्हें या उन सदस्य को दंडित किया जाएगा और संभवतः संघ द्वारा उन्हें सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। ATU लोकल 134 का दावा है कि वेस्ट वैंकूवर के मेयर और काउंसिल की मांग की कार्यकर्ता स्केड्यूलिंग प्रोविजंस को स्वीकार कर रहे हैं और ड्राइवरों को अपने रन टाइम जल्दी करने और इरेटिक स्केड्यूल पर काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिससे फैटिग हो रहा है ड्राइवर्स को। जांचकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने गुरुवार को चिलीवेक में हुए डबल होमिसाइड में संदिग्ध से जुड़े व्हीकल का पता लगा लिया है। इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम का कहना है कि एरिक शस्टालो से जुड़ी जीप YJ शुक्रवार सुबह ब्राइडल फॉल्स में मिली थी। हालांकि 50 वर्ष का अभी तक का पता नहीं चल पाया है। गुरुवार को पुलिस ने एक नोटिस जारी किया था कि संदिग्ध को हथियारबंद और खतरनाक माना जाता है। आहिट लोगों को आग्रह कर रहा है कि सावधानी बरतें और 911 को सही तरीके से कॉल करें। आहिट का कहना है कि अपर फ्रेजर वैली रीजनल डिटैचमेंट RCMP को गुरुवार को मैकनोट एवेन्यू और येल स्ट्रीट पर 2 महिलाओं और 1 पुरुष को बंदूक की गोली से घायल होने की रिपोर्ट मिली थी। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब कुछ खेलकूद की जानकारी।
डिजिटल प्रीमियर लीग के अंतर्गत रातु दकम्बो पार्क नवसोरी में जो खेल हुआ नांदी और रेवा के बीच में, उसमें दोनों टीम 2-2 गोल से बराबर ठहरे। रेवा की ओर से गैब्रियली मतनिसिंगा ने गोल बनाया, सेतरेकी ह्यूज ने गोल बनाया और नांदी की ओर से एंड्रू नाइकर और विलियम वैलेंटाइन ने गोल बनाया। सुब्रेल पार्क लंबासा में जो मैच हुआ था लंबासा और ननरोंगा के बीच में, उसमें लंबासा की जीत ननरोंगा से 1-0 से हुआ। तालेवो नेतसीरी और नावुआ के बीच में जो खेल हुआ दोनों 1-1 गोल से ड्रॉ ठहरा। और डिजिटल प्रीमियर लीग के अंतर्गत चेचिल पार्क लोटोका में जो लोटोका और बा के बीच में खेल हुआ, उसमें लोटोका की जीत बा के खिलाफ में 4-3 से हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंतर्गत रग्बी सेवन्स होने जा रहा है 29 जुलाई से 1 अगस्त तक। फिजी को पूल सी में कनाडा, वेल्स और जम्बिया के साथ में रखा गया है। पूल ए में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, सामोआ और श्रीलंका को रखा गया है। पूल बी में साउथ अफ्रीका, स्कॉटलैंड, टोंगा और मलेशिया को रखा गया है। पूल डी में ऑस्ट्रेलिया, कीनिया, युगांडा और जमाइका को रखा गया है। फिजी टीम के लिए कैप्टन पोजीशन अभी भी खाली है। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। आने वाले बीसी डे के लिए आप सभी को छुट्टियों की बधाइयाँ। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विक प्रसाद जी। अगर आपके पास भी कोई लोकल न्यूज़ है और आपके कोई न्यूज़ को शेयर करना चाहते हैं तो आप विक प्रसाद को कॉल कीजिए। उनका नंबर है 604-306-6647। अब आपके लिए मुलाकात कराते हिरनेत्री सांब विमुख रक्षितयनिधि आनंदमाय पूजे वांगी गंगकरयुक सिलवेंदी वर्ष पूजे मुडिंदतम्म आनंदमाय वंदरु जयवाई अरुपुरिय वेणुमम्म पूजे मुडिंदद अम्म वर्ष पूजे मुडिंद पादरेल्लाम कारकातुल दिखाये पूजनल मुडिंद हरम्म அமங்காடியிலே அம்மா ஒன்று குத்திருநாளம்மா
अब हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स है, लीजिए सुनिए। पिक्स सोसाइटी इज डूइंग जॉब फेयर जो होने जा रहा है on July 28 from 10 a.m. until 3 p.m. at North Surrey Sports and Ice Complex at 10950 126 A Street in Surrey. This is the 10th year of doing job fair. If you're in the market of looking for a job, call them for more information at 604-596-7722 or visit their website at megajobfair.ca. Canada, USA ex-Khalsa students reunion is taking place on October 1st, 2022 at Bollywood Banquet Hall in Surrey, Suite 201, 8166 at 128th Street in Surrey. Tickets for this event are only $40. Money raised will go to Khalsa College in Bar, Fiji Island. For tickets and more information, please call Camila Singh at 604-537-5123 or Uma Grant 02 at yahoo.ca or McNish Narayan at NCA Crystals and Amazing Jeweler at 604-788-0807. Pick Society is celebrating its 35th anniversary on September 16 at 6 p.m. at Reflections Banquet Hall and Convention Center in Surrey. The funds raised at this event will go towards Guru Nanak Diversity Village. For information, for tickets and more information, please call PIX at 604-596-7722. अगर आपका पास भी कोई पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है तो आप अपना अनाउंसमेंट हमारे पास दे सकते हैं at fijiinfocus2021@gmail.com. अब हम आपके लेकर चलते हैं एक छोटा सा इंटरव्यू रवि कैलोन के साथ जो कि फिजी कनाडा बिजनेस एसोसिएशन मीटिंग के साथ में आया था। Money to wind their business down. They use that money to sometimes pay employees, sometimes to pay out their rent or pay out their leases. So we know that happened. I think there's no program right now for the businesses that are shut down. First off, it's really rare, and I think the public would say, why are you giving money to a business that's already shut down? What's the value for me as a taxpayer who pays tax for you to do that? So I think it's hard to convince the public that that's good money spent. That being said, we put a lot of measures in for businesses that are still staying in business. We put a cap on for food delivery apps, for example, because we knew people were depending more on the food delivery apps. And we heard from a lot of restaurants that the apps were starting to charge a lot more, and many restaurants were saying, we're losing money on every order, but we can't stop because we depend on them for the volume. And so we were the only province in the country that put a cap on them and said, you can't charge higher than this. They were very upset at us, but we knew it was important because restaurants wouldn't have survived otherwise. And then I mentioned the liquor pricing. I also mentioned the patios and the moving and allowing for more outdoor space to be created for restaurants to survive. So we put a whole host of measures, and most of them are staying. We're not getting rid of those measures. And so, of course, we're going to have to look at more measures to support the smaller businesses. And what we found in the pandemic is no business is the same. You could be a small business, you could be a restaurant, you can be airline industry or a tourism operator, you can be, and everybody's got different needs and different pressures. And so we tried our best to make the programs as broad as we could to support as many as we could. I think we were fairly successful, but of course I know there's some businesses that didn't make it. It's hard. My family ran a business. My mom came to Canada, didn't speak English, got a job as a dishwasher at a restaurant in Victoria with a Greek family. 18 years of washing dishes, working at different restaurants. She ended up buying that restaurant, and we ran it for 10 years. She learned to speak Greek and English. And so it just shows you the power of what we can do when people come here and they have opportunities. And I also know the pressure of having to pay the bills, like buying the food and all the things that come with it. We had when I say family restaurant, it's like most restaurants,
I washed dishes. That was my specialty. My brother was the cook with my mom. My sister bussed tables, and my dad worked the till. And so I know the pressures that restaurants in particular face. And so we're going to monitor how things are going in the new year. We're hearing from most restaurants that they're okay, but they're still haven't fully recovered. And we'll see in the new year what new programs might be needed to support them. You know, I'm not sure if how the public would feel if we were subsidizing even further students from certain countries coming. It has to be the same rate for people coming no matter where they're coming from. But I know it's significant pressure for young people who are coming and their families more so because they put up a lot of their money to give their kids a chance of coming to another country and getting an opportunity. On the seniors housing and the refugee question, I think there's over 100,000 people coming to Canada from Ukraine. And it is putting pressure on our systems. There's no doubt about it. And your question was, this is the federal government space, why is the province doing it? I hope you can talk to the federal government for me, because you're right, handling and working with refugees is the federal government space. But when people arrive at your airport and they have nowhere to go and they're struggling, as human beings, it's our nature to do what we can to help. And that's what we've been doing here in this situation. People are coming. I'm not sure if the supports that should be there are there. And as a province, we're trying to help as many people as we can. But we have already a housing shortage. And so we've been saying to the federal government is, if you can put more people in other provinces, then please do so, because we're limited in our capacity. But that being said, we're always going to be a welcoming place to refugees. British Columbia is always going to be a welcoming place to refugees. I think of the refugees who came from Vietnam, and now our chief investment officer at our largest investment firm within the province is a child of the refugees who came from Vietnam. So they're contributing, refugees, immigrants are contributing in a huge way to British Columbia. And I think it's a complex conversation, but I never want to leave people with the perception that Canada is not an open place to people from all over the world. We will continue to welcome them, but we urge the federal government to support us financially because this is supposed to be their responsibility. On seniors housing. Oh, and of course it's putting huge pressure on senior housing. It's, seniors housing, affordable housing for women fleeing domestic violence. It's the people who are the most impacted by the pandemic and usually the first to feel recessions who need it the most. We have been building record number. You fund it, you go through the building process. A lot of the housing is coming online right now. We're building a lot of housing for students on university campuses. In fact, just in Kamloops, in one community alone, we're building more student housing than we had built in the 16 years before us. And so we're building record level housing. That will take pressure off communities because students living closer to campus means less transit, means less pressure in community. So we're building it. We need to do more, and I know there's pressure. I'm hearing it as well. थैंक यू मिनिस्टर रवि किरण जी। हमारे पास इतना ही समय था। अब हम आप सभी से विदाई लेना चाहते हैं। जाने से पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपने हमारे शो को एंजॉय किया है। इस शो के आप फिर से देख सकते हैं Sundays 4 p.m. our time and in Calgary 5 p.m. on channel 10 पे। Fiji in Focus airs on Tuesdays at 10 p.m. in BC और Calgary में 11 p.m. and इसके repeat होता है ये show 4 p.m. on Sundays in BC and Calgary at 5 p.m. आप लोग YouTube चैनल पर भी Fiji in Focus देख सकते हैं। इसको स्पॉन्सर करने के लिए प्लीज़ कॉल कमीला at 604-537-5123। अपना और अपने फैमिली को ख्याल रखें। Stay safe, stay healthy। फिर मिलेंगे, तब तक लिए नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट सेरा शर्मा। Thank you for spending time with us today. Vinaka.